उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सियासी पार्टियां हर दाव आजमा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियों की नजर 12% ब्राह्मण वोट बैंक पर टिक गई है, क्योंकि 2007 से जिस पार्टी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल रहा है उसे सत्ता भी हासिल हो रही है। इसीलिए मायावती एक बार फिर से 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की कोशिश में है और इसके लिए बीएसपी बाकायदा ब्राह्मण सम्मेलन करवाने जा रही है। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हैं। रूठों को मनाने की कोशिश जारी है और ताकत बढ़ाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के नए नए प्रयोग भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बीएसपी को एक बार फिर से 2007 में हिट रहे ब्राह्मण दलित गठजोड़ की याद आई है। चुनावी रण में 12% मतदाताओं की ताकत वाले ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ लाने के लिए बीएसपी ने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। 2007 विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में कमजोर होती बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से पुराने फॉर्मूले पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी दलित ब्राह्मण गठजोड़ पर काम करने के लिए आगे आई है। अब उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई से बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह बीएसपी 2022 चुनावों से पहले ब्राह्मण समाज को रिझाने का प्रयास कर रही है। बहुजन समाज पार्टी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करवाएगी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में ये ब्राह्मण सम्मेलन होगा। 23 जुलाई को अयोध्या से बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी और 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करवाए जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। अब आप ये भी समझिए आखिरकार क्यों बीएसपी को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज की याद आ रही है। यूपी में लगभग 12% ब्राह्मण मतदाता हैं और ऐसा कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण मतदाता जिस पार्टी के साथ जाते हैं सरकार उसी की बनती है। 2007 में मायावती के साथ ब्राह्मण मतदाता गए। 2012 में अखिलेश यादव को ब्राह्मणों ने समर्थन किया और उनकी सरकार बनी। 2014 से ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। ऐसे में क्या बीएसपी प्रमुख मायावती अपने पुराने फॉर्मूले पर सफल हो पाएंगी? और मौजूदा स्थिति देखकर यह लगता है कि यह राह बेहद मुश्किल रहने वाली है। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग कैसे सुपरहिट साबित हुई, अब जरा इस आंकड़े को भी समझ लीजिए। 2007 में बीएसपी ने सर्वजन हिताय की बात करनी शुरू की। बीएसपी ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा दिया। मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में उतारा। 2007 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 206 सीटें और 30% वोट हासिल किए। 2007 में बीएसपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे ब्राह्मण वोट बैंक का लामबंद होना एक बड़ा फैक्टर बना। मायावती अब बीजेपी के पाले में जा चुके 2007 वाले ब्राह्मण वोट बैंक को फिर से हासिल करना चाहती है। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। वैसे सिर्फ मायावती ही नहीं, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी सियासी दलों को ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार कैसे ब्राह्मण वोट चुनाव से पहले चर्चा में आ गए। कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे के हुए एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सियासत पर चर्चा शुरू हो गई थी। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि ब्राह्मण बीजेपी से कुछ नाराज है, जिसको लेकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल भी शुरू किया और वहीं दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी अपने पाले में ब्राह्मणों को लाने की तैयारी शुरू कर दी। वैसे 2014 से बीजेपी के साथ नजर आ रहे ब्राह्मणों को एकजुट रखने के लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है, अब ये भी समझिए। बीजेपी यूपी में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को अपने पाले में लेकर आई।
अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। बीजेपी ने यूपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी प्रांशु दत्त द्विवेदी को बनाया। इसके अलावा यूपी सरकार में ब्रिजेश पाठक, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे भी शामिल हैं। बीजेपी का दावा है बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने की कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी का रास्ता नहीं रोक पाएगी। एसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम तय कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं ज़रूर कह सकता हूं कि यह चाहे जितना कुछ करेंगे, लेकिन अब जनता इनके ना तो बहकावे में आने वाली है, ना इनके बरगलाने से प्रभावित होने वाली है। और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ब्राह्मण 2022 विधानसभा चुनाव में साइकिल की सीट पर बैठ जाए। कोशिशें नजर भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता संतोष पांडे भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति बनवा रहे हैं, जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगवाने की तैयारी है। और यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और इसके लिए सपा ने अपने ब्राह्मण नेताओं के दौरे भी तेज कर दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को पूरा सम्मान मिलेगा। कुल मिलाकर अगर मायावती सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर लौट कर आई हैं, तो इसके पीछे 12% ब्राह्मण वोट बैंक की ताकत है, जिसके साथ आने का मतलब यूपी में सियासी जमीन का काफी मजबूत हो जाना है। लेकिन सवाल यही है, क्या मायावती 2007 की तरह ब्राह्मण समाज को फिर से हाथी की सवारी करवा पाएंगी, या समाजवादी पार्टी की कोशिशें कामयाब होंगी, या फिर बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक को बरकरार रखेगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरी तैयारी में है। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी चेहरों को जगह मिलने के बाद यूपी में अब सपा की रणनीति ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने की है। निषाद वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के करीब लाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव निषाद समुदाय के बड़े नेता मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण करने उन्नाव जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निषाद वोटों पर भी राजनीतिक पार्टियों की पूरी नजर है। 4% वोट बैंक वाला निषाद समाज कई क्षेत्रों में हार और जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। यही वजह है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की नजरें इस वोट बैंक पर गड़ी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग में लगे तमाम दल अब निषाद वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव में निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में होने वाले संभावित कैबिनेट विस्तार में निषाद पार्टी के किसी सदस्य को जगह देकर उनकी नाराजगी दूर कर सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 21 जुलाई को उन्नाव जाएंगे। उन्नाव में अखिलेश यादव निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की 50वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान अखिलेश यादव मनोहर लाल की एक मूर्ति का भी अनावरण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश का ये दांव निषाद वोट बैंक की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मनोहर लाल जी अपने समाज के प्रदेश के बड़े नेता थे और जो उन्होंने परंपरा शुरू की वो समाज को आज भी मजबूत कर रही है। तो हमें लगता है कि उनकी जयंती पर जो निषाद समाज है, कश्यप है, लोधी है, वो सब आपको उस दिन मंच पर दिखाई देगा और सब एक होकर के माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। निषाद समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए अब समाजवादी पार्टी की कोशिशों को देखिए। उन्नाव में निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की मूर्ति का अखिलेश यादव अनावरण करेंगे। फूलन देवी की बहन रुक्मणी निषाद को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। राजपाल कश्यप को यूपी समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं विशंभर निषाद को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। हालांकि अखिलेश यादव की कोशिशों पर बीजेपी ने सवाल भी खड़ा किया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को सबसे पहले इस बात पर जवाब देना पड़ेगा, जब वो पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे थे तो उस समय उन्होंने
ओबीसी का कितना ध्यान दिया और ओबीसी के लोगों को कहाँ कहाँ क्या स्थान दिया, क्या सम्मान दिया, ये तो चुनावी नाटक है। उनकी असली चरित्र तो उनका 12 से 17 के बीच का है। वो किताब हम लोग खोल करके रखें, जनता के बीच में रखेंगे, पहुंचाएंगे। अब आप समझिए निषाद वोटर्स बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। 2017-18 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद बने, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट थी। संजय निषाद ने बताया था कि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सीट ऑफर किया था और इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निषाद पार्टी ने सपा से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन का असर यह हुआ कि गोरखपुर समेत पूर्वांचल की तमाम सीटें बीजेपी जीत गई। यानी 2018 उपचुनाव में निषाद पार्टी से दूरी बीजेपी को भारी पड़ी थी और सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वैसे निषाद पार्टी अपनी नाराजगी पिछले कई दिनों से व्यक्त कर रही है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संजय निषाद से मुलाकात भी की थी। इन मुलाकातों के बाद संजय निषाद जब लखनऊ पहुंचे तो वो डिप्टी सीएम का पद भी मांगने लगे। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से भी निषाद पार्टी नाराज थी, लेकिन अब इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है कि निषाद पार्टी का यूपी सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल संजय निषाद बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से ये तो राम राज और निषाद राज की दोस्ती जैसे देखो चल रहा, ये तो नेचुरल अलायंस है ना। हमने तो सबको देख लिया 70 साल से, अब किसको देखना है। वैसे निषाद समाज से ही आने वाली यूपी के फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अब यूपी कैबिनेट में भी निषाद समुदाय के नेता को जगह मिल सकती है। ऐसे में निषाद समाज को साधने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को काफी मेहनत करनी होगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। V News app available on Google Play and App Store. Download it now.